सभी को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो जो कला है एक शैली के अंतर्गत कार्य करती है। तो उस जो शैली है उसको इस्लामिक शैली, ईरानी शैली या मुस्लिम शैली कहते हैं। कि भारत के अंतर्गत जब मुसलमान आए तो अपने साथ एक कला लेकर आए, एक स्थापत्य कला की एक शैली लेके आए, उसलिए मुस्लिम शैली, ईरानी शैली या इस्लामिक शैली कहते हैं। अब हम मुस्लिम शैली की विशेषताओं के बारे में बनेंगे। तो मुस्लिम शैली की जो विशेषता है उसमें नंबर 1 है गुंबद, जो कि आपने मस्जिदों इन पर देखा होगा, उल्टे कटोरे के समान जो रहता है उसे गुंबद की आकृति का रहता है, वो गुंबद कहलाता है। इसके अलावा मेहराब, लंबी लंबी मीनारें, मेहराबी डाटदार छत यानी जो बालकनी नुमा रहती है वो, और खुला आंगन, ये इस्लामिक शैली की विशेषता हैं। तो इस्लामिक शैली या इस्लाम जब भारत के अंदर प्रवेश हुआ तो एक वहाँ की एक स्थापत्य कला को भारत में आगमन हुआ। इसके साथ साथ तत्समय भारत के अंतर्गत जो शैली प्रचलित थी उसे हिंदू शैली या भारतीय शैली कहा जाता था। तो हिंदू शैली की हम बात करें तो उसके अंदर होता था शिखर, स्तंभ, छतरियाँ, शह और तीरे, ये हिंदू शैली की विशेषता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि खुला आंगन हिंदू शैली और मुस्लिम शैली दोनों के अंतर्गत कॉमन है, दोनों में ही मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस समय जो एक शैली विकसित हुई थी, यानी सल्तनत काल में जो शैली विकसित हुई वो समन्वय युक्त शैली थी, जिसके अंतर्गत जो इस्लामिक पद्धति थी या इस्लामिक स्थापत्य कला है उसने कुछ गुण हिंदू शैली के अपनाए, जिसे हिंद इस्लामिक शैली या इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। ये इस्लामिक शैली जो है भारतीय शैली से लगभग पूर्णतः भिन्न थी, कोई समानता इसमें देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार इस्लामिक शैली के जो मकबरे हैं वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नए थे। इससे पहले भी जो मुस्लिम थे भारत के अंतर्गत उनको दफनाया जाता था, लेकिन जो नई शैली के अंतर्गत जो मकबरे बनाए जाते थे वो बिल्कुल अलग थे। भवन निर्माण की सामग्री में भी भारतीय बड़े बड़े भारी पत्थरों का प्रयोग करते थे, जबकि इस्लामिक शैली के अंतर्गत छोटी तथा हल्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ गारे के रूप में चूने तथा सुर्खी का प्रयोग, चूने का प्रयोग जब हम विशेष रूप से पढ़ेंगे हम तुगलक के अंतर्गत, तब हम जानेंगे कि चूने का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था। पर इस्लामिक शैली के अंतर्गत गारे और चूने का प्रयोग किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भवनों के अंतर्गत जो सजावट है और अलंकरण है ये भी मुस्लिम शैली की देन है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में और गुलाम वंश की इमारतों के बारे में। देखिए हमने बताया था आपको कि गुलाम वंश मोहम्मद गौरी है, उसके जो गुलाम है या उसके द्वारा जो सौंपा, जिसे भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, या उसकी मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी गद्दी संभाली। और भारत के अंतर्गत जो पहली मस्जिद थी दिल्ली के अंतर्गत गुलाम वंश के दौरान बनने वाली वो थी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के अंतर्गत जो दिल्ली में थी, जिसका निर्माण 1195 से 99 के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था, ये दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी। नंबर 2 है इसके अंतर्गत गुलाम वंशी इमारतों के अंतर्गत अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह दूसरी मस्जिद थी जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और लगभग 1200 ईस्वी के आसपास करवाया। और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जिसका क्या था, एक चौहान शासक विग्रहराज चतुर है उसके द्वारा एक संस्कृत कॉलेज बनाया हुआ था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और तोड़ करके तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था
यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके अलावा गुलाम वंश के दौरान सर्वाधिक इमारतें इल्तुतमिश ने बनवाई। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का डिज़ाइन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही हो गया था। उसने इसकी पहली मंजिल भी बना दी थी। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया। देखिए उसकी डिज़ाइन ध्यान रखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। डिज़ाइन उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और पूर्ण जो उसका कार्य था वो इल्तुतमिश ने करवाया। ये मूलतः 4 मंजिल की हैं। इल्तुतमिश ने इसका नाम कुतुब मीनार अपने जो गुरु थे, सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। और इसके अंतर्गत एक और विशेष प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसके अंतर्गत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने एक 5वीं मंजिल भी बनाई। देखिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कुतुब मीनार के निर्माण में कौन से शासक का योगदान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 3 शासक या 3 सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इस 3 का योगदान है। चौथा किसी भी अन्य शासक का नाम डाल करके ये प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यार्थियों इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। देखिए जो इल्तुतमिश है इसे मकबरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने जो गुलाम वंश के अंतर्गत या हम कहें सल्तनत काल के दौरान महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई। इसके अंतर्गत अगली जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो इमारत बनाई वो है सुल्तान गढ़ी। सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश के जो बड़ा बेटा था नासरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। और इसमें विशेष बात यह है कि जो नासरुद्दीन महमूद था वह इल्तुतमिश का अत्यंत प्रिय पुत्र था। उसको वो अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था, लेकिन 1221 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे इल्तुतमिश बहुत आहत होता है। और उसने अपने पुत्र के स्मरण के अंतर्गत या उसको याद में सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया। और भारत में निर्मित ये पहला मकबरा माना जाता है और स्थित कहाँ है? दिल्ली के अंतर्गत। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही इसे दिल्ली में बनवा लिया था। अगला है इसके अंतर्गत जो इमारतें हैं उसके अंतर्गत है शमसी हौज। शमसी हौज दिल्ली में एक विशाल तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इसके अलावा है नसरिया मदरसा। देखिए हम मदरसा है या मस्जिद है, इसका बाद में जाकर के निर्माण हो गया। ये नसरिया मदरसा का है, दिल्ली के अंतर्गत स्थित है और यह है जो है उच्च शिक्षा का केंद्र है, मुस्लिम उच्च शिक्षा उसका केंद्र है। अगला है जामा मस्जिद। इल्तुतमिश ने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं है, उत्तर प्रदेश वाली है। इल्तुतमिश ने उत्तर प्रदेश में जो बदायूं नामक ज़िला है वहाँ पर जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा हम बात करें गुलामवंशी इमारतों में तो बलबन का मकबरा है, जो दिल्ली में स्वयं बलबन ने ही बनाया था। और इसके अंतर्गत माना जाता कि पहली बार सही मायनों में या सही तरीके से मेहराबों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार हमने गुलामवंशीय इमारतों के बारे में चर्चा कर ली कि किस प्रकार जो है गुलामवंशीय इमारतें थी। हमने कुतुब मीनार, विशेष रूप से अगर हम इस पर ध्यान रखने की बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर 2 और 3 अढ़ाई दिन का चौपड़ा और कुतुब मीनार के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे खिलजी कालीन इमारतों के बारे में, क्योंकि जो गुलाम वंश के अंतर्गत हम बात करें तो गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आता है सल्तनत के अंतर्गत वो आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के आते ही एक खिलजी क्रांति हुई थी, जिसकी हमने पहले भी चर्चा कर ली है। तो खिलजी का क्रांति के पश्चात जो परिवर्तन देखने गए वो परिवर्तन इस प्रकार है। तो खिलजी जो शासक हैं उन्होंने जो इमारतें बनवाई उस पर क्या करा, सुंदर लेख लिखवाए। दूसरी ज्यामिति रेखाओं का भी इन इमारतों पर निर्माण किया गया। नंबर 3 है, इम्पॉर्टेंट है, अरबेस्क पद्धति।
जो अरबेस्क पद्धति है इसका जो है उपयोग किया गया किसके समय में, खिलजी शासकों के समय में। ये क्या होता था, जो लाल पत्थर में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, यानी कि जो लाल पत्थर होता था बड़ी सारी इमारतों पे या कहीं फर्श पर जिसका प्रयोग किया जाता था, दीवारों पे प्रयोग किया जाता था, तो बीच बीच में उसके अंतर्गत सफ़ेद संगमरमर की जड़ाई कर दी जाती थी। आगे जा कर के हम और पढ़ेंगे, पैथराड्यूरा इसी का ही विकसित रूप है जो हम ताजमहल में पढ़ेंगे। तो अरबेस्क पद्धति है लाल पत्थर में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, यानी कि जो मुस्लिम शैली है उसमें लाल पत्थर का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। आगे है फूल पत्तियों का प्रयोग। फूल पत्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया, तो अरबेस्क पद्धति है वो 2 नंबर के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इसके लिए पूछा जा सकता है अति लघुरात्मक पद्धति में अरबेस्क पद्धति क्या है, या अरबेस्क पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जा सकता था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत अरबेस्क पद्धति कौन से शासन के अंतर्गत अधिक प्रयोग की गई, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा फूल पत्तियों का प्रयोग भी जो है अधिक मात्रा के अंतर्गत खिलजी शासकों के समय हुई। खिलजी इमारतों में सजावटों और तथा वैभव पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। अब हम बात करते हैं खिलजी कालीन जो इमारतें हैं, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इमारतों के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला उसका है जमेत खाना मस्जिद। तो जमेत खाना मस्जिद का है, दिल्ली के अंतर्गत स्थित है ये, और अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में निर्मित ये पहली मस्जिद है जो पूर्णतः है इस्लामिक शैली पर आधारित है। तो ये बात जान लेना चाहिए कि यह है इस्लामिक शैली पर है आधारित पहली मस्जिद है जिसमें पूर्णतः, हालांकि हमने पहली मस्जिद और भी चर्चा करी थी कूद उल मस्जिद के बारे में, लेकिन पूर्णतः जो मुस्लिम शैली पर आधारित है वो है जमेत खाना मस्जिद। नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है अलाई का दरवाज़ा। देखिए, अलाई का दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित किया गया था, और ये जो इमारत है ये कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। और जो हम कहें कि स्थापत्य कला के अंतर्गत फर्ग्यूसन हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जो अलाई का दरवाज़ा है वो बिल्कुल टेक्निक से बनाया गया है, और टेक्निक रूप से उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और इसे क्या माना है, सल्तनत काल का रत्न माना है। पर्सी ब्राउन ने भी इसके बारे में कहा है। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है कि पर्सी ब्राउन के अनुसार इस पर सल्जूक कला का जो सेल्जुक जो हम बात करें तुर्क जो यूरोप के अंतर्गत जब हम बात करें पुनर्जागरण के समय, तो जो सेल्जुक कला है उसका इसके ऊपर प्रभाव मिलता है। इस इमारत में पहली बार गुंबद का निर्माण कैसे किया गया, सफल ढंग से किया गया। तो अलाई का दरवाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इसके अंतर्गत, और इसमें जो कला का प्रयोग है वो बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। इसके अलावा अलाई का दरवाज़ा इस दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है कि सर जॉन मार्शल ने भी कहा है कि इसमें हिंदू इस्लामिक स्थापत्य कला का भी कुछ अंश माना जाता है। अगला है हौज खास। ये दिल्ली के अंतर्गत एक विशाल तालाब है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो बिंदु है इसमें सीरी का किला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, सीरी नामक किला बनवाया और सीरी नामक नगर बनाया और उसमें सीरी नामक किला बनवाया। इस दुर्ग के अंतर्गत उसने एक महल बनवाया, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे 1000 सितून का महल के नाम से जाना जाता है। 1000 सितून से तात्पर्य है कि 1000 खम्भों वाला महल है, उसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम खिलजी वंशों की अंतर्गत बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने बयाना के अंतर्गत ऊषा मस्जिद बनवाई थी, जिसे कई किताबों में ऊखा मस्जिद भी कहा जाता है, और ये राजस्थान में बनी हुई है, इसलिए ये राजस्थान के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब हमने इसके अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला है उसके प्रथम भाग के अंतर्गत हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके जो भाग 2 हैं उसके अंतर्गत हम जो बचे हुए जो सल्तनत कालीन वंश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।